गुड इवनिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थर्ड वीडियो। हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी सारा फार्मूलाज हो गया था। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्वेश्चन नंबर 8 अप टू 7 बोले थे आप लोगों को करने के लिए, कुछ करके दिए थे, आप लोग ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन 8 है, टी लिमिटेड हैज़ इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each फॉर 10 lakhs। इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो, अच्छा प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया? 10। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। द अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर अंडर अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो इसमें अर्निंग ग्रोथ मॉडल फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला लिख लेते। ग्रोथ मॉडल क्या था? अर्निंग ग्रोथ, तो अर्निंग को E1 मान लिए थे, डिवाइड बाई NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को चाहिए E1, ठीक है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है, इसी से फाइंड कर सकते क्या? मार्केट प्राइस नहीं दिया ना, NP, तो फाइंड करेंगे इससे। तो पहले देखते E1 कितना। E1 मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड EPS। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है। कितना प्रॉफिट दिया है? 6 लाख। प्रॉफिट कितना? 6 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 10 लाख। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल 10 लाख, और इसमें एक एक शेयर का वैल्यू 10 मतलब 1 लाख शेयर इज इक्वल टू कितना हो गया? 6, ठीक है। और ग्रोथ रेट जी कितना दे दिया है? ग्रोथ रेट दे दिया 10%, ओके। 10% ग्रोथ रेट दे दिया है ना। मार्केट प्राइस मिसिंग है, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग रेशियो में सीखे थे। क्या फॉर्मूला होता बोलो तो? प्राइस के साथ अर्निंग्स MPS डिवाइड बाई EPS, और दिस इज इक्वल टू कितना दिया? 10। तो EPS पता है आपको कितना? EPS है 6 इंटू 10, तो MPS आ जाएगा। देखो MPS मार्केट प्राइस पर शेयर 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। और ये जो मार्केट प्राइस, इसी को नेट प्रॉफिट्स बोलते हैं। NP इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें नहीं है, तो मार्केट प्राइस दैट इज इक्वल टू 60। तो अब मिल गया ना सारा वैल्यू। अब इसमें फॉर्मूला में पुट कर दो। देयरफॉर के ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 कितना है? 6 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस कितना? 60 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना? 10। तो एक जीरो कैंसिल, 6 कैंसिल, 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना? 20। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया आपका? 20%, ठीक है। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, क्वेश्चन 2012 ऑनर्स में आया। जो लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो आया था आपका 2010 ऑनर्स और फिर 2012 ऑनर्स। क्वेश्चन क्या है? 9, देखते इसको करेंगे। एक्स लिमिटेड हैज इट्स शेयर ₹100 each, इसमें फेस वैल्यू 100 each, कोटेड इन द मार्केट एट 240, मतलब मार्केट प्राइस NP दे दिया है। द डिविडेंड ऑफ लास्ट 4 years, ये 4 साल का डिविडेंड रेट, डिविडेंड पर शेयर दे दिया है। फर्स्ट ईयर 12, सेकेंड ईयर 13.2, थर्ड ईयर कितना? 14.5, और फोर्थ ईयर कितना? 16। तो इसमें ग्रोथ रेट मिलेगा। देखो ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है ना, ग्रोथ है, तो ग्रोथ रेट मिसिंग वो फाइंड करना होगा। फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ऑब्वियसली इसमें कुछ बताया नहीं कौन सा मॉडल फॉलो करना है, तो पता चल रहा है एक तो डिविडेंड है और ग्रोथ है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और लास्ट जो क्वेश्चन था अर्निंग ग्रोथ मॉडल, तो अभी ये करेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले देख देख लेते क्या क्या वैल्यू चाहिए फॉर्मूला वाइज। के ई इक्वल टू, अगर डिविडेंड का फॉर्मूला D1 इंटू 1 प्लस CDT, यहाँ डिविडेंड टैक्स कुछ दिया नहीं तो इग्नोर करेंगे, डिवाइड बाई NP इंटू 100 प्लस G, है ना। G हो गया ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड ना। ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड सबसे पहले फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ग्रोथ रेट दैट इज इक्वल टू G। हम इसको एवरेज
इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला दिए थे उससे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा लेंथी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का तो नहीं होगा ना, सेकेंड ईयर आएगा। फर्स्ट ईयर से ग्रोथ कैसे पता चलेगा, तो ग्रोथ कैसे बढ़ते, डिफरेंस देख लो। सेकेंड ईयर में 13.20 और फर्स्ट ईयर में था 12, डिवाइड बाय बेस ईयर 12 इंटू 100। तो 12, 13.20 से 12 माइनस करो, कितना होता है 1.2। तो 1.2 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ये तो 10% हो रहे हैं ना। ओके, यस 10%। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में फिर डिविडेंड दिया 14.5। इससे पहले सेकेंड ईयर में था 13.20 डिवाइड बाई 13.20 इंटू 100। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ रेट कितना फिर फाइंड करते। ओके, माइनस करो कितना 1.3, 1.3 डिवाइड बाई 13.2, 1.3 is divide by 13.2 into 100 is equal to 9.85%। फिर फोर्थ ईयर में फिर देखते ग्रोथ रेट कितना। फोर्थ ईयर में डिविडेंड है 16, और थर्ड ईयर में डिविडेंड था 14.5 डिवाइड बाई 14.5 इंटू 100। तो इसमें आया 1.5 डिवाइड बाई 14.5 इंटू 100, इसमें हो गया 10.34%। अब इन तीनों को एवरेज करेंगे, देयरफॉर एवरेज रेट, एवरेज ग्रोथ इक्वल टू 10 प्लस 9.85 प्लस 10.34 डिवाइड बाई 3। तो 10 प्लस 9.85 प्लस 10.34 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10.06। तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 10%। 10.0 है तो इसको इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो ग्रोथ रेट आया कितना 10%। अब देखते D1 मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो फोर्थ ईयर तक तो डिविडेंड दे दिया, तो ऑब्वियसली पास्ट पीरियड का। तो फोर्थ ईयर में डिविडेंड था 16, लेकिन ग्रोथ रेट 10%, तो प्लस 10% ऑफ 16, तो 1.6 बढ़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17.6। D1 होता है एक्सपेक्टेड, लास्ट 4 ईयर्स का डिविडेंड दे दिया ना, तो अबे आगे एक्सपेक्ट क्या करोगे, बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेड D1 आ गया कितना आपका 17.6। NP नेट प्रॉफिट्स होता है मार्केट प्राइस माइनस प्रोडेक्शन। मार्केट प्राइस था 240, प्रोडेक्शन एक्सपेंसेस दिया नहीं। अब देखो D1 आ गया, NP आ गया, G आ गया, CDT नहीं है। CDT तो इग्नोर करोगे, इसमें नील तो ये 0, 1 + 0 1, तो ये लिखना ही नहीं है। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, देखो KE इक्वल टू D1 कितना है 17.6 डिवाइड बाई NP कितना 240 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना 10। तो 17.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 240, ये होता है आपका 7.33। ये आया कितना 7.33। 7.4 भी लिख सकते हैं हम लोग, 7.33 लिखते हैं। 7.33 प्लस 10 इक्वल टू कितना 17.33%। ओके, तो 17.4 दे रहा था, नहीं एग्जैक्टली आंसर कितना हो रहा है 17.33। हाँ 10.06 लेंगे तो थोड़ा सा चेंज अप्रॉक्सीमेटली ठीक ही है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन। 8 हो गया, 9 हो गया। अब 10, 11 ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखते हैं क्वेश्चन 10 और 11 क्या दिया है। क्वेश्चन 10, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 9। NP दे दिया है और आपको फेस वैल्यू 10 था। तो डिविडेंड जो कैलकुलेशन परसेंटेज, द कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 25%। तो 10 पे 25% कितना होता है 2.5। तो D1 आ गया डायरेक्ट 2.5। ओके, ना डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू फॉल। अच्छा, ग्रोथ रेट को नेगेटिव करोगे तो यही फॉर्मूला डिविडेंड ग्रोथ D1 बाई NP इंटू 100 प्लस G, लेकिन G
फॉल हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा 3। तो अल्टीमेटली जो भी रेट आएगा 3 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन, उसमें ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, इसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव है, तो माइनस कर देना। कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, आंसर है इसमें, आप लोग ट्राई करना। 11, ये भी आप लोग ट्राई करोगे, हम फिर आगे फॉर्मूला में जाएंगे। The equity share of a company is currently selling in the market at 300, मतलब ये मार्केट वैल्यू एनपी दे दिया है और फेस वैल्यू था 100। कंपनी पेज ऑफ डिविडेंड ऑफ 30%, इट शुड बी 30% इन 2014। अच्छा, डिविडेंड ऑफ 30 इन 2014, 30 रुपीज़ मान सकते हो, ऐसे 100 पे 30% 30 होता है 2014 में। ग्रोथ रेट इज 4%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है ना, आप लोग ट्राई करोगे। 30 डिवाइड बाई 300 कितना होता है, 10। 30 डिवाइड बाई 300, 30, सॉरी कंपनी पे किया, मतलब लास्ट पे किया था, तो उसमें 10 ग्रोथ रेट 4% ऐड कर लोगे 30 पे, तो आ जाएगा D1 डिवाइड बाई NP इंटू 100 प्लस G करोगे। अब लोग ट्राई करना इसको। ठीक है, अब हम फार्मूला में आ जाते हैं। अब फार्मूला सीखेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब जितना सारे फिनांस है इंडिविजुअली सीखे, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए दो बेसिस है। वेट जो लेंगे ना, वेट के लिए बेसिस दो, बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एज वेट। जो वेट कैलकुलेशन करेंगे उसको बुक वैल्यू बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा वेट होता है मार्केट वैल्यू बेसिस पे। तो इफ यू कंसीडर बुक वैल्यू एज वेट, तो इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शॉर्ट में KO लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। ठीक है ना। तो जितना सारे कॉस्ट आया था, फर्स्ट देखो याद करो क्या क्या कॉस्ट फाइंड किए थे हम, लास्ट से ही कर लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे वेट ऑफ इक्विटी, प्लस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इक्विटी के बाद प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस, ये दोनों कैपिटल हो गए, प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इनटू वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना, प्लस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इनटू वेट ऑफ डिबेंचर, प्लस कॉस्ट ऑफ लोन इनटू वेट ऑफ लोन। ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यू बेसिस पे करेंगे, चाहे मार्केट वैल्यू बेसिस पे भी करें, लेकिन फॉर्मूला तो यही आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू KEWE प्लस KPWP प्लस KRWR प्लस KDWDB प्लस KLWL। ठीक है। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, KD कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, KL कॉस्ट ऑफ लोन, WE WP WD ये सारा वेट है, और ये वेट कैलकुलेशन सीखेंगे अभी हम बुक वैल्यू को बेसिस किए। ठीक है ना। तो वेट कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, WE where WE equal to weight of equity equal to book value of equity share capital divide by book value of total finance। ठीक है। अगेन वेट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा बोलो तो, जिसका वेट फाइंड करो वो न्यूमरेटर में करोगे और टोटल फिनांस डिनोमिनेटर में कर लोगे। तो बुक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल फिनांस। ठीक है। क्या करना होगा, फॉर्मूला याद रख लो, ये बेसिक। जो भी आप वेट फाइंड करोगे, इक्विटी तो इक्विटी को डिनोमिनेटर, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस डिनोमिनेटर, और सबको जोड़ के जो टोटल फिनांस बुक वैल्यू वो डिनोमिनेटर में कर लोगे, तो ये रेशियो आएगा, इस रेशियो को वेट ट्रीट करोगे। ठीक है ना। तो बोलो नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस
डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल फिनेंस। ठीक है, वेट ऑफ डिवेंचर, वेट वेट ऑफ डिवेंचर क्या फॉर्मूला हो सकता है, बुक वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल फिनेंस, राइट। और WL वेट ऑफ लोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ लोन, बुक वैल्यू ऑफ लोन डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल फिनेंस। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करोगे, सबका वेट फाइंड कर लोगे, और वेट फाइंड करने के बाद सबका कॉस्ट के साथ वेट इनटू करोगे, इनटू करने के बाद सबको जोड़ लेना, वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को इसमें सीखना है वेट कैलकुलेशन, और कॉस्ट तो अभी सीख लिए, इंडिविजुअल कॉस्ट सीखे, उसके साथ वेट कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इससे क्वेश्चन सॉल्व करते फिर हम लोग जब मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला पे क्या चेंजेस आएगा वो हम बता देंगे, उसके हिसाब से वो भी सीख लेंगे। नाउ अब इसमें ध्यान दो, यानी कि सभी फॉर्मूला में ये सारा लेना होगा। अगर किसी कंपनी का फिनांस में सिर्फ दो है, एक इक्विटी है और डेब्ट है, और कुछ है नहीं, तो बस इन दोनों को इनटू करके ऐड कर लोगे। इक्विटी है, लोन है, तो इन दोनों को लेना। इक्विटी प्रेफरेंस है, इन दोनों को लेना। इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस है, इन तीनों को लेना। जो भी होगा ना उसी को लेना होगा, बस वेट करके वेटेड एवरेज फाइंड हो जाए। तो क्वेश्चन अब लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 ये 2018 में आया था, और क्वेश्चन 11 2016 ऑनर्स में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते, क्या दिया है, एकदम इजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, RIL लिमिटेड ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर था 1 लाख शेयर, और अमाउंट है 50 लाख। 1 लाख शेयर का 50 लाख, वहाँ 50 लाख बाई 1 लाख होता है 50, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू 50, और डिबेंचर 15% डिबेंचर कितना 50 लाख। ओके, तो इसमें तो फेस वैल्यू तो पता चल गया, बुक वैल्यू, लेकिन डिबेंचर का नहीं दिया तो 100 मान लोगे, जहाँ नहीं दे रहे क्या मानोगे, 100 मान लोगे। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर ए डिविडेंड पर शेयर दे दिया 5 इंच, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 दे दिया, मार्केट प्राइस भी दे दिया, NP दे दिया, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड बोलो तो इक्विटी का क्या फॉर्मूला का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और डिबेंचर का कुछ नहीं दिया, तो डिबेंचर में नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और, हाँ, कैलकुलेट कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग टैक्स रेट कितना परसेंट, टैक्स रेट है 50%। ठीक है ना, यस। तो इस क्वेश्चन में एकदम इजी है, इक्विटी का कॉस्ट पहले फाइंड करेंगे, और सबका वेट तो आधा आधा है ना, 50 लाख बाई 1 करोड़ मतलब 0.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले कॉस्ट फाइंड कर लेते, इसको क्या डिनोट करते, KE, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल D1, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो नहीं है, टैक्स रेट है, डिविडेंड टैक्स नहीं है, तो D1 इंटू 1 प्लस CDD करना नहीं है, डिवाइड बाई NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ है तो G। तो D1 कितना दे दिया था 5, मार्केट में क्या रेट चल रहा था 50 रुपीज़ इंटू 100, और ग्रोथ रेट कितना दिया था, ग्रोथ 10%, तो ये भी हो गया 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया 20%, राइट। नाउ इसमें ना प्रेफरेंस है, ना रिटेन अर्निंग्स है, ना लोन है, ना सिर्फ डिबेंचर्स है। ना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को डायरेक्ट लिखते KD। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला क्या लेगा, कब रिडम्पशन हो रहा है, मार्केट प्राइस कुछ नहीं दिया, तो मतलब परपेचुअल I इंटू 1 माइनस T डिवाइड बाई NP इंटू 100, और इसमें क्या होगा, NP भी तो नहीं दिया ना, मार्केट प्राइस नहीं दे रहे, मतलब फेस वैल्यू इक्वल टू माना जाएगा, एट पार मार्केट में चल रहा दाम। ठीक है ना, ये इशू तो एट पार इशू किया था, कुछ नहीं दे रहे तो आई क्या, इंटरेस्ट पार्टी बेंचर, फेस वैल्यू क्या बोले थे 100 मानोगे, 100 पे 15% कितना होता है 15, 1 माइनस टैक्स रेट कितना 50%, डिवाइड बाई NP फेस वैल्यू 100 मान लिया, और पर 100 ही चल रहा है, और इंटू 100, ये 100 कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 0.5 दैट इज 7.5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गया ना। वेट ऑफ इक्विटी 50 लाख डिवाइड बाई 100 लाख इक्वल टू 0.5 ए बुक वैल्यू वाइज, और वेट ऑफ डिवेंचर ये भी 50 लाख
डिवाइड बाय 100 लाख इक्वल टू 0.5। कैसे देखो एक बार, ये 50 लाख तो टोटल कितना फिनांस, 100 लाख, 1 करोड़। तो वेट ऑफ इक्विटी कैसे का, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय टोटल फिनांस 50 लाख बाय 100 लाख, और डिबेंचर क्या होगा 50 लाख बाई 100 लाख, तो 0.5 आ गया। देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज KEWE प्लस KDWD। अब बस इंटू करके ऐड कर लेना। तो के ई इक्वल टू कितना है, के ई इक्वल टू है 20 इंटू वेट कितना 0.5, के डी कितना है 7.5 इंटू वेट कितना 0.5। तो 20 का आधा करो 10, 7.5 को भी हाफ कर दो 3.75, तो 13.75%। ये हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। आंसर वेटेड एवरेज 13.75%। ठीक है, तो हम लोग सीखे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसमें कौन किसको बेस लिए थे, बुक वैल्यू को बेस लिए थे। नाउ मार्केट वैल्यू बेस लेके हम लोग करेंगे आगे। अभी तक ये आप लोग फार्मूला ये कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैंने मार्केट वैल्यू और कुछ फार्मूला और देंगे। ठीक है।